11th केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री का यूनिट 4 रासायनिक अबंधन एवं आणविक संरचना पाठ के अंतर्गत अनुनाद, बंध लंबाई, बंध कोण, बंध ऊर्जा, बंध कोटि, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यूनिट का ये दूसरा वीडियो है और आप अन्य वीडियो देखना चाहेंगे तो आप ये जो मेरा लिंक है इस पे जा सकते हैं। और 12th के बच्चे अगर आपके घर में होंगे, परिवार में होंगे, तो आप इस लिंक को दे सकते हैं। इसमें 12th केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा उनको, और 11th केमिस्ट्री का नोट्स जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको मिल जाएगा। इस लिंक का आप उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अनुनाद किसे बोलते हैं। तो जब किसी अणु के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या दो या अधिक विभिन्न संरचना सूत्रों द्वारा की जाए तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और ये संरचना सूत्र अनुनाद संरचना सूत्र या कैनोनिकल सूत्र कहलाते हैं। होता क्या है, कई बार अणुओं की व्याख्या नहीं कर पाते एक संरचना सूत्र से, तो अलग अलग संरचना सूत्र द्वारा उसके गुणों की व्याख्या होती है। तो हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि किसी भी अणुओं के गुणों की व्याख्या करने के लिए दो से अधिक संरचना सूत्र की आवश्यकता होती है और उन संरचना सूत्र के द्वारा उनकी व्याख्या होती है। इसको अनुनाद कहते हैं। मतलब किसी भी अणु को एक से अधिक संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना जिससे उसके गुणों की व्याख्या हो सके, अनुनाद कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे SO3 का फर्स्ट उदाहरण देख रहे हैं आप। SO3 का जो है, इसको जो हम तीन संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पहला है, ये दूसरा है, तीसरा संरचना सूत्र प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ पे जो है दो में डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ ये जो डबल बॉन्ड था इधर चेंज हो गया। तो आप इस प्रकार से अलग अलग संरचना सूत्र का प्रयोग करके इनके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। NO2 अणु में देखिए इसको दो संरचना सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसमें जो है इधर डबल बॉन्ड है, तो अलग अलग संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो एरो का निशान दिख रहा है, आप लोग सब जानते हैं एरो का निशान है तो सहसंयोजी बंध को बताता है, अर्थात उसमें से एक परमाणु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन को साझा किया गया रहता है। और अनुनाद का जो चिन्ह होता है, दोनों तरफ एरो चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है, या आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अनुनाद का जो है चिन्ह है। अनुनाद की प्रमुख शर्तें हैं कुछ। तो इसमें पहला शर्त है, सभी अनुनादी रूपों की संवहन ऊष्माएं लगभग बराबर होती हैं। प्रत्येक सूत्र में परमाणुओं की व्यवस्था समान होनी चाहिए और सभी अनुनादी रूपों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जो संरचना सूत्र हम प्रदर्शित करते हैं अनुनाद का, उसमें सभी में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। और कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनुनाद ऊर्जा किसको बोलेंगे? तो अणु की वास्तविक ऊर्जा और सूत्र द्वारा गणना की गई ऊर्जाओं के अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, या हम इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, अनुनाद संकर और सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। और अनुनाद ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगर अनुनाद ऊर्जा का मान कम होगा तो अणु कम स्थायी होता है। अब देखते हैं सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति। हम सहसंयोजक बंध पढ़े हैं, तो सहसंयोजी बंध किसको बोलते हैं आप जान चुके हैं कि किसी भी परमाणु द्वारा समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध कहलाता है। जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या साझेदारी होगा तो एक सहसंयोजी बंध बनता है। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्वि सहसंयोजी बंध बनता है, जिसको डबल बंध बोलते हैं। और ट्रिपल बंध या त्रिसहसंयोजी बंध में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की समान संख्या में साझेदारी होती है। तो जो सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति समझते हैं, सहसंयोजी बंध में दो प्रकार जो है ध्रुवीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। एक में अध्रुवीय होती है, दूसरी में ध्रुवीय होती है। तो देखते हैं सबसे पहले अध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसको बोलेंगे। तो जब दो समान परमाणु या समनाभिक के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो इस प्रकार के बंध को अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, माने समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी मतलब धन ध्रुव या ऋण ध्रुव दोनों उत्पन्न होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब असमान या समनाभिकी हो गया है, समनाभिकी नहीं होगा, विषम नाभिकी होगा। इसको आप कर लेंगे विषम नाभिकी। ठीक है,
तो जब दो असमान या विषम नाभिकीय परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो इस प्रकार के बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋण आवेश और कम ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। जैसा कि इसमें HCl में देखिए, तो HCl जो है कम विद्युत ऋणी है, तो इसमें आंशिक जो है यहाँ मैं लिख देता हूं, जैसा HCl को हम समझना चाहें तो HCl में यहाँ पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा और क्लोरीन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय है तो यहाँ पे आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये संरचना से आप समझ सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश, ब्रोमाइड वाला में आंशिक ऋण आवेश, क्लोरीन वाला में भी ऐसी होगा, हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश और क्लोरीन परमाणु में आंशिक ऋण आवेश। आंशिक ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है क्लोरीन ब्रोमीन में? क्योंकि अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण। अब आता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हमने देखा ध्रुवीय सहसंयोजी अणु में जो ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, दो ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डायपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं? तो किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा मतलब दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश या ऋण आवेश, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यह एक सदिश राशि है, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर E इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए म्यू द्विध्रुव आघूर्ण है, E आवेश की मात्रा होता है जो धन आवेश या ऋण आवेश है, और स्मॉल डी परमाणुओं के बीच की दूरी है। इसकी इकाई डिबाई होती है जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है, और एक डिबाई का मान होता है 10 की घात ऋण 18 सेंटीमीटर ESU। इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण जल के अणु में बताया गया है। देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन जो है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये जब साझेदारी से यौगिक का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन परमाणु की ओर आकर्षित होती है, इसलिए इसको इस एरो द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो संकेत होता है इस प्रकार से होता है। देखिए एक कटा तीर से प्रदर्शित किया जाता है। जो कटा वाला चिन्ह है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और जिधर जो एरो है उधर इलेक्ट्रॉन जा रही है उसको प्रदर्शित करता है। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग, तो सबसे पहले अणु की ध्रुवीयता ज्ञात करने में। द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होता है अणु उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा। माने द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अणु ध्रुवीय होगा, और अध्रुवीय अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, जैसे CO2 का है। दूसरा है सममित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। सममित अणु का भी जो है द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है यदि इनमें दो या अधिक ध्रुवीय बंध होते हैं, अतः अणु की सममितता के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए BeF2 का देखते हैं, यहाँ पे तो दो ध्रुवीय अणु है, लेकिन चूंकि समान दूरी में है इसमें प्रतिकर्षण की मात्रा जो है नहीं के बराबर है, इसलिए इनका मान जो है 0 हो जाता है, म्यू का मान 0 हो जाता है बराबर दूरी में। उनके बंध कोण जो है 180 अंश होता है इसमें। ये दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी समान दूरी पर परमाणु स्थित है ना। तो समान दूरी पर परमाणु स्थित होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें भी जो है म्यू का मान 0 होता है। म्यू का मान मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। चौथा, इसकी सहायता से समपक्ष शीर्ष तथा विपक्ष ट्रांस समाई में विभेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। और कैसे अंतर करेंगे आप इस पे देखिए, इस पॉइंट पे विपक्ष समाई अर्थात जो ट्रांस समाई की बात कर रहे हैं इसकी तुलना में समपक्ष समाई या शीर्ष समाई का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये पहला वाला है शीर्ष 1,2 डाइक्लोरोएथेन, दूसरा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो शीर्ष वाले में देखिए म्यू का मान 1.9 dBi आया है, जबकि ट्रांस में म्यू का मान 0 होता है। तो इसी को बोला गया है ना, विपक्ष समाई की तुलना में समपक्ष समाई का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। तो शीर्ष समाई का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए हम जो है शीर्ष और ट्रांस में जो है इसकी तुलना करके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और शीर्ष है या ट्रांस प्रूफ है वो भी बता सकते हैं।
अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक है तो वह शीर्ष रूप को प्रदर्शित करता है। फिर आर्थो, मेटा और पैरा समायु अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें क्या होता है, पैरा समायु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। देखिए पैरा समावयवी जो रहेगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा शून्य होगा। अब आर्थो और मेटा बचा, तो आर्थो समायु का द्विध्रुव आघूर्ण मेटा समायु की अपेक्षा अधिक होगा। आर्थो का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। ये देखिए इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसमें ये पहला उदाहरण है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आर्थो समायु का अधिक होगा, ये आर्थो रूप है। तो यहाँ पे दिखाया गया है सभी की दिशा में इसका जो है आवेश जा रहा है, तो ये 2.30 डी आ रहा है, इसका सर्वाधिक है। फिर इसमें देखिए मेटा में आ गया तो डायरेक्शन थोड़ा विपरीत दिशा में भी आ रहा है, प्रतिकर्षण अधिक होगा। इसमें क्या होगा, म्यू का मान 1.48 डी है, आर्थो से कम है। और मेटा में तो 0 होगा बोला गया था, समान दूरी पर होगा, इधर से लो चाहे इधर से लो, प्रतिकर्षण का मान 0 है ना। समान दूरी पर जो है ये जो परमाणु उपस्थित है, इसलिए इनमें जो है प्रतिकर्षण नहीं होता है और म्यू का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है आर्थो, मेटा और पैरा समायु में अंतर कर सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के मान द्वारा। फिर है अणुओं के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए आप इस लिस्ट से आप समझ सकते हैं, अगर ए बी टाइप का अणु हो जैसे HF, HCl, HBr, HI, I2, तो इनकी जो संरचना होगी रेखीय होगा। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। अगर AB2 टाइप का है जैसे H2O, H2S, CO2, तो इनकी संरचना बेंट होगी या CO2 का लीनियर होता है, इसमें यह अपवाद है, लीनियर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण मान 0 है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान है 0, तो लीनियर तो ही होगा, ये होगा इसमें AB2 टाइप में, है ना। अब देखते हैं AB3 टाइप का, देखें तो अमोनिया है, NF3 है, BF3 है। इसमें देखिए सभी के सभी में त्रिकोणीय पिरामिडी हो रहा है, सॉरी अमोनिया और NF3 में त्रिकोणीय पिरामिडी होता है, जबकि BF3 में त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होता है। BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे जो है बराबर फ्लोरीन की जो दूरी है, अणु की परमाणु की दूरी है, बराबर दूरी में रहेगा, तो म्यू का मान 0 हो जाता है, त्रिकोणीय समतलीय, है ना। जबकि NH3 और NF3 में त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होने के कारण जो है संरचना में जो है परिवर्तन हो जाता है। फिर है AB4 टाइप का, जैसे मीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें हम देख रहे हैं तो चाहे म्यू का मान 0 हो चाहे कुछ मान हो, सभी में जो है चतुष्फल की संरचना प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम द्विध्रुव आघूर्ण के मान से भी जो है आकृति को, ज्यामिति को समझ सकते हैं। अब आता है फायंस का नियम। आयनिक बंध में आंशिक सहसंयोजी लक्षण आ जाना ही फायंस का नियम है। फायंस का नियम, जो एक केमिस्ट है, इन्होंने बताया कि आयनिक बंध वाले यौगिक में भी जो है आंशिक सहसंयोजी लक्षण आ जाते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आयनिक यौगिकों या आयनिक बंधों में ध्रुवीयता का बढ़ना या सहसंयोजी गुण का बढ़ना फायंस का नियम कहलाता है। स्पष्टीकरण कर देते हैं हम इसको। यौगिक में जब धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अपरक को अपनी ओर आकर्षित करता है, देखिए धन आयन और ऋण आयन के जो निर्मित यौगिक है आयनिक यौगिक कहलाता है, तो उसमें धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ऋण आवेश भी कुछ जो है धन आवेश को भी आकर्षित करती है। लगभग ये जो प्रक्रिया दोनों में चलती है, तो उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व में वृद्धि हो जाती है और इसे ऋण आयन का ध्रुवण कहते हैं, और इससे आयनिक बंध में आंशिक सहसंयोजी लक्षण आ जाते हैं। और इसका कारण है आयनिक बंध में यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण आने का कुछ कारण है। यहाँ पे देखिए, पहला धन आयन पर अधिक आवेश, दूसरा धन आयन का छोटा आकार, ऋण आयन पर अधिक आवेश या ऋण आयन का बड़ा आकार। तो इन कारकों के द्वारा आप ये जो प्रभावित करते हैं इनको सहसंयोजी लक्षण आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होने का। तो फायंस के ये जो नियम से हमको स्पष्ट हो रहा है कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण का उत्पन्न होना ही
फायंस का नियम कहलाता है। और एक गुण है धन आयन का उत्कृष्ट गैस विन्यास, मतलब अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना। अब आप देखते हैं आबंध प्राचल या बैंड पैरामीटर किसको बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है, बंध लंबाई, दूसरा बंध कोण, तीसरा बंध ऊर्जा। बंध के शुरू में आप जोड़ दोगे तो आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध ऊर्जा भी बोला जाता है इसको, बंध ऊर्जा को एंथैल्पी भी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले देखें बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या का योग बोला जा रहा है। देखते हैं किसको बोलते हैं, आइए परिभाषित करते हैं। दो बंधीय परमाणुओं के नाभिकों की मध्य की दूरी, दो बंधीय परमाणुओं के नाभिकों की मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। मान लो एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये नाभिक है, तो इनके मध्य की दूरी को बंध लंबाई कहेंगे। इसकी इकाई आर्मस्ट्रांग या पिकोमीटर है। एक आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात 3 मीटर। पॉलिंग के अनुसार इसको परिभाषित करें तो आयनिक यौगिक के लिए पॉलिंग ने बताया कि आयनिक यौगिक में बंध लंबाई का मान दोनों परमाणुओं की आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। अगर आयनिक है यौगिक है तो धन आयन और ऋण आयन दोनों के त्रिज्या का योग कर दें तो वो जो मान आता है वो बंध लंबाई होती है। या सहसंयोजी यौगिक के लिए बोलता है कि सहसंयोजी यौगिक में बंध लंबाई उनकी सहसंयोजी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। सहसंयोजी त्रिज्या जैसे HCl के निकाला तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन के दोनों को त्रिज्या का योग कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक का अलग अलग त्रिज्या निकालें तो इस प्रकार से जो है इसका बंध लंबाई निकलता है। आबंध लंबाई या बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है परमाणुओं का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई का मान कम हो जाता है। देखो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई का मान कम हो जाएगा। इस चीज को देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl, HF, इसमें हम जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, परमाणु का आकार घटता जाता है ना। क्या होगा, एक समय लंबाई के बारे में बोल रहा है तो परमाणु का आकार कम हो रहा है यहाँ पे, तो परमाणु का आकार कम होगा तो बंध लंबाई भी क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, बंध लंबाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए HI का परमाणु आकार सबसे अधिक होता है, फिर HBr का परमाणु आकार कम होगा, HCl का परमाणु आकार उससे कम होगा, HF का परमाणु आकार सबसे कम होगा। तो सबसे कम बंध लंबाई किसकी होगी, HF की, और सबसे अधिक बंध लंबाई होगा HI का। बहुबंधुता बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। बहुबंधता मतलब द्विबंध त्रिबंध बढ़ेगा तो बंध लंबाई का मान कम होते जाएगा। एकल बंध रहेगा तो बंध लंबाई अधिक होगा। तो हम इसको कार्बन के अणु से समझ सकते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंधता बनता है, आप लोग जान जाते हैं। तो इस पे देखिए है ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बंध होगा। सबसे अधिक बंध लंबाई किसकी होगी, सिंगल बंध वाले की। देखिए कार्बन कार्बन, तो बंध लंबाई जो है, बंध लंबाई क्या होगी, घटती है बोलती है। बहुबंधता बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। तो बंध लंबाई किसकी अधिक होगी, सबसे एकल बंध वाले की, फिर उससे कम होगी द्विबंध वाले की, उससे कम होगी त्रिबंध वाले की। तो सबसे कम बंध लंबाई होती है इसकी होगी। ठीक है, तो बहुबंधता बढ़ेगा तो बंध लंबाई घटती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध की। ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज आप याद रखना, ये ट्रिपल बंध वाला है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध। यहाँ पे आप बना लेना, एक कट हो रहा है तो समझ गए होंगे। एकल बंध की बंध लंबाई सबसे अधिक होगी और त्रिबंध की बंध लंबाई सबसे कम होगी। फिर है एस कक्षक आकार में छोटा होता है, आप सब जानते हैं। अतः संकरण में एस लक्षण बढ़ने पर संकरित कक्षक आकार में छोटा होगा और बंध लंबाई भी उतनी ही कम होगी। तो देखिए इस प्रकार से sp sp2 sp3 आ रहा है ना। तो संकरण में एस लक्षण बढ़ेगा तो संकरित कक्षक आकार में छोटा होगा और बंध लंबाई भी उतनी ही कम होगी, और इनका क्रम दिया गया है। अध्रुवीय अणु में परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई ध्रुवीय अणु की बंध लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जो बिना ध्रुवीय अणु है उनकी मध्य बंध लंबाई जो है अधिक होगी जो ध्रुवीय अणु है उसकी तुलना में।
अब आता है बंद कोण दूसरा, बंद एंगल जिसको बोलते हैं। तो बंद कोण किसको बोलते हैं? यदि अणु 3 या 3 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो दो सहसंयोजी बंधों के मध्य बना कोण बंद कोण कहलाता है। इसको थीटा भी कहते हैं। जैसे मैं बना दूं BF3 की संरचना देखें, यहाँ पे B, यहाँ पे F रहेगा ऊपर साइड समान दूरी पर, इधर F रहेगा, ठीक है, और इधर F है। BF3 की संरचना की बात करें और यहाँ बंद कोण निकालना है तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना, ये वाला बंद होगा। या इधर के लिए ये वाला होगा, एक दोनों फ्लोरीन के बीच ये होगा। तो इसी को बोला जा रहा है कि दो सहसंयोजक बंधों के मध्य बना कोण। तो ये पहला सहसंयोजक बंध, ये दूसरा सहसंयोजक बंध, या तीसरा सहसंयोजक बंध। तो तीनों को एक साथ नहीं लेंगे, किसी दो को लेंगे, तो किसी को दो को लेंगे। मान लो हम इसको ले लेते हैं, इनके मध्य बना कोण। आप समझ सकते हैं। मान लो अणु रेखीय है, वो रेखीय है तो क्या हो जाएगा? उसमें कैसे करोगे? जैसे BeCl2 का है, BeCl2 संरचना ये रेखीय है इस प्रकार से। तो इसके अनुसार क्या होगा? दो सहसंयोजी बंधों के मध्य कोण। तो एक सहसंयोजी बंध है, ये दूसरा सहसंयोजी बंध है, तो इन दोनों के मध्य कोण इसको लोगे, जो कि मान इसका आता है 180 अंश होता है। तो आप समझ गए होंगे बंद कोण किसको बोलते हैं कि 3 या अधिक परमाणुओं से मिलकर अगर कोई अणु का निर्माण होता है तो उनमें जो है दो सहसंयोजक बंधों के मध्य कोण बनता है, उसे बंद कोण कहते हैं, जिसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला, केंद्रीय धातु या परमाणु से जुड़े आयन या समूह के मध्य प्रतिकर्षण बंद कोण को बढ़ाया घटा सकता है। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े आयन, है ना, जैसे मैं बोलूं NH3 की बात करूं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इधर H, इधर H और इधर H। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय परमाणु है या केंद्रीय धातु है, नाइट्रोजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आके इलेक्ट्रॉनिक में है, तो इनका जो प्रतिकर्षण है होगा तो बंद कोण के मान को क्या करता है? ये कम कर देता है। तो उसी को बोल रहा है कि केंद्रीय धातु या परमाणु से जुड़ा आयन या समूह के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा तो उनका मान बढ़ या घट सकता है। बंद कोण समानुपाती होगा केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के, मतलब विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी बंद कोण का मान उतना अधिक होगा। अच्छा, संकरण में देखिए, संकरण में एस संकरित कक्षा का एस लक्षण बढ़ने पर बंद कोण का मान भी बढ़ जाता है। एस संकरित लक्षण का मान बढ़ेगा। जैसे बंद कोण, इसको हम लिख सकते हैं बंद कोण समानुपाती होता है एस लक्षण। तो एस लक्षण का मान बढ़ेगा तो बंद कोण का भी मान बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। अभी संकरण आप लोग पढ़े नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, आगे हम संकरण पढ़ेंगे ही। तो sp संकरण में उदाहरण है BeCl2, sp2 में आता है BeCl3, sp3 में CCl4। तो बोलता है एस लक्षण बढ़ने पर बंद कोण का मान बढ़ जाएगा। तो बंद कोण का मान देखिए क्या बोला, सबसे पहले 180 अंश का है अधिक, इसमें एस लक्षण अधिक है, फिर एस लक्षण कम हुआ 120 अंश हुआ, एस लक्षण कम हुआ 109.5 अंश हुआ। अब यहाँ पे आप परसेंटेज निकाले एस का, तो 50% एस 50% पी है। अब इसको हम 100 को 3 से भाग देंगे तो लगभग क्या आएगा? 33.3 आएगा एस लक्षण। या 4 है, 4 से भाग दोगे तो 25% आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम जब बाएं से दाएं इसमें sp, sp2, sp3 संकरण में देख रहे हैं, ऐसा जाते हैं sp से sp3 की ओर जाते हैं तो इसमें इस लक्षण कम हो रहा है, और इस लक्षण कम होने के कारण देखिए बंद कोण का मान भी कम हो रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाए इस प्रकार से इसमें लिख रहे हैं जो, तो बंद कोण का मान भी बढ़ रहा है क्योंकि इस लक्षण बढ़ रहा है। तो sp में इस लक्षण जो है अधिक है। यदि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ती है तो बंद कोण लगभग 2.5% घटता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ेगी तो बंद कोण का मान कम होते जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के व्युत्क्रमानुपाती होती है बंद कोण का मान। ये देखिए sp3 संकरण में हमने लिया तीनों sp3 संकरण है मिथेन, अमोनिया, H2O। अब बोला गया कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ेगी तो बंद कोण 2.5% घटता है। तो देखिए इसमें 109.5 अंश था, यहाँ पे 107 अंश हो गए।
ठीक है। और जल में 104.5 अंश हो गया, तो बंध कोण का मान क्या हो रहा, घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन अणु में एक इलेक्ट्रॉनिक में है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मिथेन में तो नहीं है ना। तो 109.5 अंश है, वास्तविक है। इस पृथ्वी संकरण का बंध कोण 1.5 अंश होता है, लेकिन अमोनिया में देखिए 2.5 कम हो गया, क्योंकि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें H2 अणु में देखें तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है 2 जोड़ा रहता है, माने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में होता है, इसलिए प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो बंध कोण का मान कम हो गया, 104.5 अंश हो जाता है। अब आता है बंध ऊर्जा। तो किसी अणु के परमाणुओं के मध्य स्थित बंध को तोड़कर उन्हें गैसीय अवस्था के परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में परमाणु को परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम बंध ऊर्जा या बंध विघटन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई बना हुआ है अणु, उसको तोड़ना है हमको और गैसीय अवस्था में लाना है, तो उसके लिए क्या है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। और इसकी जो मात्रक है, इकाई है, किलो जूल प्रति मोल। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार बढ़ने से बंध ऊर्जा का मान कम होता है। तो देखिए बंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु आकार के, और इस प्रकार से आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं, देखिए, है ना। तो इसमें परमाणु आकार कार्बन से अधिक इसका है, फिर नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये जो है बंध ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, परमाणु आकार के बढ़ने से बंध ऊर्जा का मान कम होगा। एक दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं इसमें, परमाणु आकार सबसे अधिक किसका होता है, आयोडीन का, तो इसकी बंध ऊर्जा सबसे कम है। देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में कैसे प्रभावित करेगा बंध ऊर्जा को, तो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बढ़ने पर बंध ऊर्जा कम हो जाती है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा का मान कम हो जाता है। संकरण, यदि किसी संकरित कक्षा की प्रकृति जितनी अधिक होगी उसकी बंध ऊर्जा भी उतनी अधिक हो जाएगी। तो बंध ऊर्जा का घटता क्रम देखिए, sp में बंध ऊर्जा अधिक होगा, sp2 में कम होगा, sp3 में और कम होगा। बंधुरता बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। जैसे बंध ऊर्जा समानुपाती होता है बंध ध्रुवता के, तो बंध ध्रुवता जितनी अधिक होगी बंध ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे घटता क्रम बताया गया है, तो घटता क्रम के लिए है ना। अनुनाद, बंध ऊर्जा समानुपाती होता है अनुनाद का, अनुनाद जितना अधिक होगा बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा। ये देखिए कुछ बंध ध्रुवता का हमने यहाँ पे ले लिया, अनुनाद का नहीं है उदाहरण। अनुनाद में आप बेंजीन वगैरह का देख सकते हैं, ठीक है। और बंध क्रम के समानुपाती बंध ऊर्जा होगा, माने बंध क्रम जितना अधिक होगा बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा। अर्थात बंध क्रम किसको बोलते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, जो परमाणु के मध्य में रहती होते हैं ना, सामान्य में हम उसी को बंध क्रम बोला जाता है, जिसमें बंधों की संख्या होगी। तो बंध की संख्या अधिक होगी तो बंध ऊर्जा अधिक होगा। एकल बंध का बंध ऊर्जा कम होगा, द्विबंध का बंध ऊर्जा अधिक होगा, त्रिबंध का और सर्वाधिक होगा। तो देखिए बढ़ता क्रम, एकल बंध की बंध ऊर्जा कम होगी, द्विबंध की अधिक होगी, त्रिबंध की और अधिक होगी। फिर आवन कोटि देखते हैं, या आवन कोटि किसको बोलेंगे, तो किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य स्थित आबंधों की संख्या, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य स्थित आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। और आबंध कोटि आगे और पढ़ने वाले हैं, जब आणविक कक्षक सिद्धांत देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा परिभाषा बदल जाएगा, पर अभी आप ये जानिए कि किन्हीं दो परमाणु के मध्य जितने बंध की संख्या रहती है वही उसकी आबंध कोटि होती है। जैसे H2 अणु की बात करें तो H के बीच में एक बंध बना हुआ है, इसलिए आबंध कोटि एक होगा। वो 2 अणु का निर्माण देखते हैं तो वो डबल बंध O से निर्माण होता है, तो 2 बंध, इसलिए आबंध कोटि 3 होगा। अगर नाइट्रोजन का लेते हैं हम, NN से मिलकर बनता है N2 अणु, तो यहाँ पे बंधों की संख्या 3 है, तो इसलिए आबंध कोटि इसका 3 होता।
सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अणु या आयन में आवन कोटि समान होती है सब इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे F2 और O2 2- में आवन कोटि का मान 1 होगा। सब इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। इसी प्रकार N2CO और NO+ की आवन कोटि भी समान होगी, 3 होगी। इनका आवन कोटि 3 होगा N2CO NO+ का, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सामान्यतः आवन कोटि बढ़ने पर आवन एंथैल्पी भी बढ़ती है। आवन कोटि बढ़ने से आवन एंथैल्पी मतलब आवन ऊर्जा, हमने पूर्व में देखा ना, बंद ऊर्जा जो है आवन कोटि के समानुपाती होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवन एंथैल्पी समानुपाती आवन कोटि। आवन लंबाई अगर कम होगी तो वह अधिक स्थायित्व होता है। तो बंद लंबाई जितना कम होगा अणु जो है उतना ही अधिक स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब एक प्रश्न है, यद्यपि BH आवन द्विध्रुव है, एक ध्रुवीय है, लेकिन BH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो स्पष्ट कीजिए बोलता है। तो BH2 अणु देखिए होता है, विपरीत दिशाओं में स्थित दो समान आवन द्विध्रुव एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और समान दूरी पर रहेंगे, है ना, उनमें समान आवन है, तो दोनों ध्रुव एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। इस कारण BEH अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। ठीक है, BH2 अणु आबंध जो है ध्रुवीय होता है, लेकिन इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, BEH2 होगा जी, H हो गया है ना, BH2। तो देखिए उदाहरण में BH2 ध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण देखें, ये देखिए BH इधर, H इधर, तो ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन दोनों तरफ जो है द्विध्रुव आघूर्ण समान दूरी पर स्थित होने के लिए समान है, तो एक दूसरे के जो है आवेश को नष्ट कर देंगे, प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए म्यू का मान 0 आता है। और इनका जो एंगल है बंद कोण का मान 180 अंश होता है। और बंद कोण के आप जान रहे हो 280 हो जी, बंधों के मध्य का कोण को हम बंद कोण कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगला वीडियो में लेके आएंगे अतिव्यापन। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, और जहां पे आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका समस्या का समाधान हम कर सके। और ये मेरा YouTube चैनल है, आप इस पे जाकर के जो है अन्य वीडियो भी इस क्लास का देख सकते हैं। धन्यवाद।